जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आपको? कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा ताकि फिर सेशन ये शुरू करें। आवाज़ अगर क्लियर आ रही है तो फिर मुझे बताइएगा। मेरी आवाज़ क्लियर है आपको? आवाज़ मेरी क्लियर है? ताकि फिर सेशन ये शुरू करें जल्दी से। ओके करेंगे तो आप शुरू करूँगा मैं ये सेशन, अगर मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही है तो। ये कमेंट्स में जवाब दे दें वॉइस के लिए कि मेरी वॉइस क्लियर है आपको। क्योंकि ये सेशन रिकॉर्ड होगा, ऐसे ना हो कि मैं बोलता जाऊं और आपको कुछ फिर सुनाई ना दे। कोई अगर कमेंट्स में मुझे ओके कर दे। हेलो। मेरी आवाज आ रही है आपको? चलो ठीक है। तो आज का ये सेकंड लास्ट सेशन हम शुरू करते हैं फिर। और मैं थैंक्स करता हूँ नईम एंड अल्मास डेंटल क्लिनिक को, डॉक्टर जाजेब को। और ये क्योंकि उन्होंने ये 3 सेशंस दिए थे कि 2021, 22 और 23 का पेपर आप डिस्कस करें। आज 2023 का पेपर डिस्कस करेंगे जो लास्ट पेपर है, और कल संडे को इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि कोई जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं बीसीक्यूज के हवाले से, और कुछ बीसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे बीसीक्यू अटेम्प्ट किए जाएं और कहाँ से बीसीक्यू निकलते हैं, किस किस्म के बीसीक्यू आ सकते हैं, और क्वेश्चंस की तैयारी कैसे करें। तो वो इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। आज 2023 का अटेम्प्ट डिस्कस करेंगे। इसमें 2023 में जो आंसर्स मैंने अटेम्प्ट की थी, मेरा जो अटेम्प्ट पास हुआ था वो फरवरी 2023 का अटेम्प्ट पास हुआ था, जो मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। तो इसमें आज जो 2023 का जो फरवरी वाला पेपर है, इसमें जो मैंने आंसर्स लिखे थे वो भी मैंने इसमें शो किए कि मैंने क्या लिखा था और बुक में आंसर्स कौन से थे। क्योंकि मैं पास हो गया तो मैं यही समझ रहा हूँ कि जो मैंने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन, जो आंसर्स लिखे थे, वो ऑब्वियसली बात है करेक्ट ही होंगे। लेकिन मैंने जो की बनाई है, जो ऑफिशियली बुक से जो रेफरेंसेस लिए हैं, तो वो भी मैंने इसमें मेंशन किए हैं 2022 के पेपर में। और जो मैंने खुद लिखे थे आंसर्स, वो भी इसमें इस बार मैंने मेंशन किए कि मैंने आंसर कौन से क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखा था और कौन सी पॉइंट्स लिखी थी। तो चलें फिर शुरू करते हैं आज ये सेशन। जी, तो पहले हम आज करेंगे फरवरी 2023 का जो आईएमएम का एक थ्योरी पेपर था। उसमें पहला पहला क्वेश्चन आया था कि इनलिस्ट द अवेलेबल इम्प्रेशन मटेरियल्स। अब इसमें मैंने ये जो पहली स्लाइड है, ये जो क्वेश्चन, ये रोजेंशल से मैंने इसके रेफरेंस से आंसर निकाला है कि कौन से इसमें
इम्प्रेशन मटेरियल्स हैं। एक जो टेबल बनी हुई है 14th चैप्टर में आपके रोजेंशियल में, इम्प्रेशन बट टिश्यू मैनेजमेंट और इम्प्रेशन मेकिंग का ये चैप्टर है। उसमें ये लिखे हैं कि आपके जो इसमें जस्ट वो हमें पूछ रहा है कि इनलिस्ट करें, नाम बताएं। यहाँ पे वो हमसे सिर्फ नाम पूछ रहा है, तो ये चीजें आपने लिखनी होती है, सिर्फ नाम, ये चीजें कुछ भी नहीं लिखना होता, क्योंकि वो हमसे सिर्फ इनलिस्ट पूछ रहा है, वो नाम पूछ रहा है कि कौन से इंप्रेशन मटेरियल है। इस चीज का थोड़ा अटेम्प्ट देने के वक्त थोड़ा ध्यान रखा करें जब भी आप एग्जाम दे रहे हो, कि वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। यहाँ पे ये इनलिस्ट पूछ रहा है, तो मैंने इंप्रेशन मटेरियल्स के नाम लिख दिए जो मैंने अब इस बातें फर्स्ट ईयर से पढ़ के आ रहे हैं, हम डेंटल मटेरियल्स में पढ़ के आ रहे हैं, फाइनल ईयर में प्रोस्टो में पढ़े थे। तो ये उसकी की थी कि आप मटेरियल रिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइड, रिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइड, पॉलीसल्फाइड पॉलीमर, कंडेंसेशन सिलिकॉन, एडिशन सिलिकॉन, पॉलीईथर। लेकिन ये बुक मैंने अपने अटेम्प्ट में नहीं पढ़ा था, रोजेंशियल का ये चीज, ये बुक मैंने नहीं पढ़ा था, तो मैंने इस हिसाब से नहीं लिखा। जो मैंने अपने हिसाब से इसका आंसर लिखा था, वो लिखा था मेरे आर्ट एंड साइंस के बुक से, क्योंकि मैंने वो आर्ट एंड साइंस का बुक पढ़ा था। तो जो वहां पे जिस किस्म की नेम्स लिखे हुए थे, जैसे सीक्वेंस में लिखे हुए थे, तो मैंने आर्ट एंड साइंस वाली उससे लिखा था। डेंटल बायो मटीरियल के चैप्टर में है आपका, तो मैंने इस किस्म की सीक्वेंस लिखी थी, लेकिन नॉन इलास्टिक इंप्रेशन मटेरियल्स हैं और इलास्टिक इंप्रेशन मटेरियल्स हैं। उसके बाद मैंने लिखा है कि वाटर बेस्ड इंप्रेशन मटेरियल कौन से हैं, रिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइड है, रिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइड है। उसके बाद मैंने लिखा कि इलास्टोमेरिक इंप्रेशन मटेरियल्स कौन से हैं, पॉलीसल्फाइड, रबर, पॉलीईथर, कंडेंसेशन सिलिकॉन, एडिशन सिलिकॉन। तो ये चीजें मैंने जो उस क्वेश्चन का आंसर लिखा था, ये इस किस्म का आंसर लिखा था। तो ये क्वेश्चन जो मैंने इसमें लिखा था, ये मेरा आंसर था, तो ये मैंने लिखा था। लेकिन की में आपकी जो थी वो पीछे, वो रोजेंशियल से मैंने वो की क्वेश्चन उठाया था। देन इसी क्वेश्चन का पार्ट बी था कि व्हाट आर द रिकमेंडेड डिसइंफेक्शन मेथड्स फॉर द इम्प्रेशन मटेरियल। अब वहां पे ये जो आपका जो आंसर है इसकी जो कि है, वो भी आपके रोजेंशियल के इसी चैप्टर में लिखी गई है, टिश्यू मैनेजमेंट और इंप्रेशन मेकिंग के चैप्टर में, कि ग्लूटर अल्डिहाइड, आयोडोफोर, क्लोरीन कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स फिनोलिक एंड फिनोलिक ग्लूटर अल्डिहाइड। तो मैंने भी जो नेम्स लिखे थे, मैंने भी यही नेम्स लिखे थे, क्योंकि ये जस्ट मैंने अपने प्रेजेंटेशन थी, वीडियो स्टक हो गई है। एक सेकंड, अभी क्लियर है वीडियो? अब वीडियो क्लियर है आपको? ठीक है, माउस आपको मेरा जो लेजर पॉइंटर है वो मूव होता नजर आ रहा है? ठीक है, तो मैंने उसमें ये मुझे नेम्स तो पता थे कि डिसइंफेक्शन मेथड्स कौन से हैं। यहाँ पे भी ये जस्ट नेम्स पूछ रहा है, व्हाट आर द रिकमेंडेड डिसइंफेक्शन मेथड्स फॉर इम्प्रेशन मटेरियल्स। तो वो मैंने नेम्स यही लिखी थी, ये कुछ भी चीजें नहीं लिखी थी मैंने, सिर्फ लिखे थे ग्लूटाराल्डिहाइड 2% है, आयोडोफॉर 1:2, फ्री डाइल्यूशन है, क्लोरीन कंपाउंड 1:10 डाइल्यूशन है, कॉम्प्लेक्स फिनोलिक, फिनोलिक ग्लूटाराल्डिहाइड। ये जस्ट मैंने इसमें नेम्स लिखे थे, ये चीज कुछ भी मैंने मेंशन नहीं की थी। ठीक है, उसके बाद जो इसमें था थर्ड पार्ट था इसी क्वेश्चन का, था कि एक्सप्लेन द रिकमेंडेड प्रोटोकॉल फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ इंप्रेशन मटेरियल्स। जो वो आपका जो प्रोटोकॉल है वो आपका इसमें भी लिखा है, तो या तो आप ये पूरी की पूरी लिख दें, आप टेबल बना लें, उसके नीचे ये प्रोटोकॉल लिखा हुआ है, और जो आपका रोजेंशियल में प्रोटोकॉल पूरा एक डिटेल, एक पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, आप या तो वो लिख सकती हैं।
आपकी मर्जी है, लेकिन वहां पे आप रेफरेंस दे दे कि ये मैं रोजेंशन से लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ। तो या तो आप ऐसे टेबल्स बना दें तो वो आपके दोनों क्वेश्चन के आंसर इसी में ही आ जाएंगे कि मेथड भी आपके आ गए, प्रोटोकॉल्स भी आ गए कि कौन सी में कौन सा यूज किया जाए। तो थर्ड पार्ट था जो मैंने लिखा था इसका आंसर, तो वो कुछ इस तरीके से लिखा था कि एक्सप्लेन द रिकमेंडेड प्रोटोकॉल ऑफ डिसइंफेक्शन ऑफ इंप्रेशन मटेरियल। तो मैंने जो पॉइंट्स लिखी थी, मैंने बुलेट पॉइंट्स लिखी थी। एक तो रिंस द इंप्रेशन थारोली इन द कोल्ड वाटर, ठंडे पानी में उसको साफ करें। स्प्रे द impression with the disinfection agent or immersion of the impression material in the chemical agent such as sodium hypochlorite। मैंने ये जस्ट दो पॉइंट्स लिखे, जो उसका थर्ड पार्ट था रिकमेंडेड प्रोटोकॉल में। जस्ट ये दो पॉइंट्स मैंने उसमें लिखी थी अपने वाले अटेम्प्ट में जो मैंने पास किया था। आप या तो ये चीज आप लिख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी टेबल बना दें इस किस्म की, और ये लिखते हैं इमर्शन टाइम शुड बी मिनिमाइज, डिप इन ग्लूटर एल्डिहाइड, उसके बाद स्टेराइल वाटर से वॉश करें, उसके बाद डिप करें अगेन और फिर पोर करें 10 मिनट के बाद, जो अपनी ह्यूमिड एनवायरनमेंट को मेंटेन करें, या फिर सोडियम हाइपोक्लोराइड को स्प्रे करें, रिंस करें, री स्प्रे करें 10 मिनट के डिले के बाद फिर पोर करें। या तो आप ये चीज भी आप लिख सकते हैं जहां जहां ये इरिवर्सिबल है, जहां जहां स्टार आपके लगा हुआ है। और इम्बाइबेशन डिस्टॉर्शन फॉर 110 हाइपोक्लोराइड के लिए स्प्रे, रिंस, रिपीट स्प्रे अगेन एंड डिले पोरिंग। तो ये सारा, ये पूरा जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखी गई है, तो ये आपका थर्ड पार्ट भी जो इस क्वेश्चन का आंसर है थर्ड पार्ट का, वो इसका बन सकता है। लेकिन जो मैंने लिखा था वो मैंने इसका इस किस्म के लिखा था आंसर के रिंस द इंप्रेशन thoroughly in cold tap water, spray the impression with a disinfecting agent or immersion of the impression material in chemical agents such as sodium hypochlorite। देन क्वेश्चन था वीनियर पे कि व्हाट, उसमें मैंने वो सिनेरियो तो मैंने इसको स्किप कर दिया स्लाइड में, जस्ट वो मैंने जो तीन क्वेश्चन उसमें थे तो वो मैंने इसमें मेंशन किए। एक था कि व्हाट विल बी द मैनेजमेंट ऑफ मार्जिनल स्टेनिंग अराउंड द वीनियर। जो मैंने इसका अटेम्प्ट किया था, जो अपने आंसर लिखा था, वो इस चैप्टर से था, पोर्सिड वीनियर के, समिट के पोर्सिड वीनियर से। तो जो मैंने जिस हिसाब से लिखा था, जिस तरीके से लिखा था पेपर पे, वो सेम सीक्वेंस सेम वर्डिंग में इसमें स्लाइड में रखी है। कि मैंने हेडिंग दी थी कि अगर सुपरफिशियल मार्जिनल स्टेनिंग है, ट्रे ब्लीचिंग विद 10% कार्बोमाइड पेरोक्साइड फॉलोड बाय इचिंग विद 30% to 40% फास्फोरिक एसिड फॉलोड बाय सीलिंग विद डेंटिन बॉन्डिंग एजेंट। ये मैंने एक पॉइंट लिखी। दूसरी पॉइंट मैंने लिखी स्टेन पेनिट्रेटिंग द मार्जिन मैकेनिकली रिमूव विद स्मॉल बर फॉलोड बाय रेजिन कंपोजिट रिस्टोरेशन। थर्ड पॉइंट लिखी स्टेन पेनिट्रेटिंग द मार्जिन एंड एक्सटेंडिंग द वीनियर रिप्लेसमेंट। जस्ट इतनी सी पॉइंट्स मैंने अपने उस एग्जाम पेपर में लिखी थी, क्योंकि ये फरवरी और अब मेरा मेरा ही अटेम्प्ट है, मैंने जो उसमें पास किया था। उसके बाद इसी में क्वेश्चन था इस पोर्सलिन फ्रैक्चर रिपेयर पॉसिबल, इफ यस हाउ। एक तो आपने पॉइंट लिख दीजिए कि यस इट इज पॉसिबल, उसके बाद पूछ रहा है कैसे। तो मैंने जो पॉइंट लिखी थी वो ऐसे ही नंबर देके पॉइंट्स लिखी थी पॉइंट। पहली पॉइंट रिमूव द ल्यूटिंग एजेंट फ्रॉम द वीनियर विद एयर एब्रेशन और फाइन फिनिशिंग डायमंड पर। ये भी आपका पोर्सलिन वीनियर के चैप्टर से। रीच द वीनियर विद वन फर्स्ट पॉइंट 9.5% हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर 20 to 90 सेकंड और 1.23% APF gel for 10 minutes। Chip ऐसे पॉइंट। थर्ड स्टेप वॉश ड्राई अप्लाई साइलेंट एंड ड्राई एंड फोर्थ रिपेयर विथ कन्वेंशनल बॉन्डेड रेजिन कंपोजिट। ये चार पॉइंट्स जस्ट इतनी सी मैंने उसमें अपने आंसर लिख दी थी। उसके बाद जो क्वेश्चन था कि व्हाट आर द प्रिंसिपल्स इंडिकेशन एंड कंट्राइंडिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी इन एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट। ये मैंने कभी कहीं किसी बुक से नहीं पढ़ा था, लेकिन हम क्योंकि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के स्टार्ट में हमारी प्रेजेंटेशन होती रहती है, अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आया था, उस हिसाब से मुझे याद था ये अपने डेंटिस्ट्री के हवाले से। तो ये कि जनरल मैंने लिखा था, लेकिन उसका जो आंसर लिखा था वो मैंने किस तरीके से लिखा था वो इस स्लाइड में मैं शेयर कर रहा हूँ। और दूसरी बात, ये मैंने जो आंसर है लेकिन वो करेक्ट आंसर था। वहां पे आप अगर यही आंसर लिख रहे हैं तो ब्रैकेट में आप वहीं पे लिख दें कि ये मैंने अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ एंडोडोंटिस्ट की जो गाइडलाइंस हैं एंटीबायोटिक्स के हवाले से वहां से लिया है। तो ये आंसर भी उसका इस तरीके से कुछ मैंने लिखा था जो अपने पेपर में लिखा था। हेडिंग दी थी प्रिंसिपल्स ऑफ एंटीबायोटिक थेरेपी।
उसमें ये पॉइंट्स लिखी थी। एंटीबायोटिक्स शुड ओनली बी यूज्ड एज एडजुवेंट थेरेपी इन केसेस विद एविडेंस ऑफ सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट just like fever, malaise, cellulitis or lymphadenitis following adequate endodontic disinfection and abscess drainage if swelling is present. दूसरी पॉइंट लिखी थी द थेरापेटिक यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स रिलाइज ऑन अचीविंग द लीस्ट मिनिमल इनहिबिटरी कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग अगेंस्ट सेंसिटिव माइक्रोऑर्गेनिजम्स इन साइट ऑफ द इन्फेक्शन। थर्ड पॉइंट जो मैंने लिखी थी पेशेंट हुआ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज और हैव अ प्रीडिस्पोजिंग कंडीशन सच एज प्रीवियस एंडोकार्डाइटिस शुड बी मेडिकेटेड एज अ प्रोफाइलेक्टिक मेजर। और फोर्थ पॉइंट लिखी जो लास्ट मैंने पॉइंट लिखी थी कि यूज एम्पिरिकल थेरेपी penicillin, VK and amoxicillin both beta lactam as antibiotic are the first line of antibiotic। ये मैंने पॉइंट नहीं लिखी थी लेकिन ये मैंने इस अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की वेबसाइट पे जो गाइडलाइंस हैं एंटीबायोटिक की वहां से ये मैंने पॉइंट सेट करके इस किस्म का ये आंसर आप भी लिखेंगे तो वो बेहतर होगा। देन इसी में क्वेश्चन था कि इंडिकेशन, ये जो इंडिकेशन और कंट्राइंडिकेशन है ये मैंने अपने हिसाब से अपने आंसर्स लिखे थे लेकिन बाद में ये मैंने एक उसका रेफरेंस ढूंढा था कि जो मैंने आंसर्स लिखे थे वो करेक्ट ही हैं और रेफरेंस उसका ये था कि यूरोपियन सोसाइटी की इंटरनेशनल एंडोक्राइन जर्नल की गाइडलाइंस हैं एंटीबायोटिक्स में। इंडिकेशंस कौन से हैं? acute apical abscess in medical compromised patient, acute abscess with systematic involvement, progressive infection, rapid onset of severe infection less than 24 hours, cellulitis हो गई, osteomyelitis हो गई, जहाँ पे ओरल सर्जन को रेफर करना लाजमी होता है तो वहां पे हमें एंटीबायोटिक फिर देनी पड़ती है। Replantation of avulsed prime permanent in these cases topical administration of antibiotics may also be needed। तो मैंने इतनी डिटेल में नहीं लिखा था, मैंने जस्ट लिखा था acute apical abscess और acute apical abscess with systematic involvement, cellulitis। फोर्थ पॉइंट लिखी थी मैंने avulsion और फिफ्थ पॉइंट लिखी थी कि सॉफ्ट टिश्यू ट्रॉमा या सॉफ्ट टिश्यू सर्जरी मैंने की है लेकिन ये प्रॉपर जो आंसर मैंने निकाला है वो इस आर्टिकल से निकाला है कि सॉफ्ट टिश्यू ट्रॉमा रिक्वायरिंग द ट्रीटमेंट स्टिचेस या डिब्राइडमेंट के वक्त, इसके ये थे इंडिकेशन। कंट्रा इंडिकेशन भी मैंने इसी आर्टिकल से इसके निकाले कि कंट्रा इंडिकेशंस ऑफ एंटीबायोटिक्स कौन कौन से हैं। सिम्टोमेटिक रिवर्सिबल पल्पाइटिस, पल्प नेक्रोसिस, सिम्टोमेटिक अपाइकल पेरियोडोंटाइटिस, पेन ऑन परकशन, बाइटिंग एंड वाइटिंग ऑफ पीडियल स्पेस में एंटीबायोटिक देना जरूरी नहीं। एंड क्रोनिक अपाइकल एब्सेस टीथ विद साइनस ट्रैक्ट एंड पेरियोपाइकल रेटिनस की वहां भी आप एंटीबायोटिक देने की कोई जरूरत नहीं। तो ये भी गाइडलाइंस आपके इसी इंटरनेशनल जर्नल से। दूसरा अक्यूट अपाइकल एब्सेस विदाउट सिस्टमैटिक इन्वॉल्वमेंट, लोकलाइज्ड फ्लक्चुएट्स, ये इस क्वेश्चन का आंसर था जो मैंने लिखा था इसी किस्म की हेडिंग्स देके इसी किस्म के कुछ पॉइंट्स लिखे थे। देन क्वेश्चन था व्हाट आर द इफेक्टिव वेज ऑफ मैनेजिंग एंडोडोंटिक पेन। तो जिस जैसे मैंने अटेम्प्ट किया वैसे एग्जैक्टली मैंने आपको यहाँ स्लाइड पे शो कर रहा हूँ। ये आप चैप्टर पेन कंट्रोल पीओपी के पेन कंट्रोल चैप्टर से लिया गया है इसका आंसर। तो मैंने कुछ इसका इस तरह से लिखा था, पहले पेज पे जो हेडिंग मैंने दी थी कंसीडरेशन फॉर इफेक्टिव 3D पेन कंट्रोल, ऐसे देखे हेडिंग, उसके नीचे यही पॉइंट्स ये टेबल एज इट इज लिख दी थी। डायग्नोसिस, डेफिनेटिव डेंटल ट्रीटमेंट, ड्रग्स, pre-treatment with NSAID or acetaminophen when appropriate, use of long-acting anesthetic when indicated, use of flexible prescription plan, prescription by the clock rather than immediate। ये चीज एक चीज इसमें लिखी थी। दूसरी पॉइंट मैंने ये चीज लिखी थी कि एज इट इज जो ये टेबल बनी हुई है ये मैं रट्टा लगा के गया था तो ये भी आपको रट लगानी पड़ेगी इस चीज को। एज इट इज जो ये टेबल की डिजाइन बनी हुई है विद बॉक्सेस बने हुए हैं, इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था। ये दोनों पॉइंट्स लिखी थी, पहले पेज पे ये लिखा था और उसी पेज को थोड़ा स्पेस देकर जगह बची थी, मैंने ये टेबल ऐसे बना दी थी, सिर्फ एक पेज का आंसर था, इसे अटेम्प्ट किया था मैंने इस क्वेश्चन। देन क्वेश्चन था इसके बाद व्हाट आर द ओरल साइड इफेक्ट्स डू यू ऑब्जर्व इन अ चाइल्ड हु अंडरगोस केमोथेरेपी फॉर ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया में ओरल साइड इफेक्ट्स कौन कौन से हैं जो आप बच्चों में आप देखेंगे। तो इस किस्म का आंसर मैंने ये आपका मेडिकल डिसेबिलिटी से ये क्वेश्चन था, इसका आंसर भी वहीं पे ही लिखा हुआ है और जैसे मैंने अटेम्प्ट किया था वही पॉइंट्स लिखी और एग्जैक्ट बुक में आपकी ऐसी पॉइंट्स लिखी गई हैं। ओरल साइड इफेक्ट्स ऑफ कीमोथेरेपी ल्यूकीमिया वाले टॉपिक में, म्यूकोसाइटिस, ओरल अल्सरेशन, इन्फेक्शन,
hemorrhage and effect on the tooth development leading to macrodontia, hypodontia, hypoplasia, spindly roots, arrested development। ये सारी चीजें आपकी केमोथेरापी जो ल्यूकेमिया में हो रही है तो वो करवाएंगे। मैंने भी जो आंसर लिखा था वो भी यही पॉइंट्स एग्जैक्टली ऐसे ही लिखे थे। देन क्वेश्चन था उसी में ही उसका पार्ट बी क्वेश्चन था हाउ विल यू मैनेज द डेंटल प्रॉब्लम इन अबव केस इन हॉस्पिटल एंड होम बेस्ड सेटिंग। एग्जैक्ट आपकी बुलेट पॉइंट्स में वो पॉइंट्स लिखी गई है ल्यूकीमिया के चैप्टर में, चैप्टर जो मेडिकल डिसेबिलिटी वेलबरी का चैप्टर है। तो उसमें हमें पहले हेडिंग आप देंगे कि हॉस्पिटल पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री स्पेशलिस्ट, जो पॉइंट लिखी गई है वो एग्जैक्ट आपने लिखी है कि रिलीफ ऑफ म्यूकोसाइटिस हम कैसे रिलीफ करेंगे म्यूकोसाइटिस को। डायफ्राम माउथ वॉश, टॉपिकल एनेस्थीसिया देके, एंटीबायोटिक देके, आइस चिप या जेल क्लियर देके आप उनकी जो म्यूकोसाइटिस है, बर्निंग माउथ है वो रिलीव कर सकते हैं। एलिमिनेशन ऑफ बैक्टीरियल प्लाक को कैसे रिमूव करें, क्लोरोहेक्सिडेट माउथ वॉश दें 0.12% या पोविडिन आयोडीन की टॉपिकल एप्लीकेशंस में। निस्टेटिन 5 लाख यूनिट स्विच सोइलो टेक्निक के साथ निस्टेटिन को प्रिस्क्राइब करेंगे। टॉपिकल क्लोराइड थेरेपी देंगे और मैनुअल प्लाक रिमूवल टू ब्रशिंग इंस्ट्रक्शन देंगे। अगर प्लेटिलेट काउंट आपका ग्रेटर देन 20 है they form on stick with chlorohexidine if platelet count less than 20। अगर आपका लेस देन 20 है तो ब्रश कोशिश करें इनको थोड़ा ध्यान से करवाएं, या तो कोशिश करें ब्रशिंग अवॉइड करवा दें क्योंकि ब्लीडिंग जल्दी से हो जाएगी। तो फिर उस पेशेंट को कहेंगे कि वो माउथ वॉश के साथ गार्गल्स कर ले, या फिर माउथ वॉश कॉटन में स्वैप कॉटन स्वैप बना के माउथ वॉश में डिप करके अपनी ओरल कैविटी को साफ रख सकता है। ये बीसीक्यू भी आता है कि लेस देन 20 में सिर्फ माउथ वॉश होते हैं। और एट होम प्राइमरी केयर प्रोवाइडर, एट होम में हम कैसे मैनेज करेंगे ल्यूकीमिया वाले पेशेंट को। उसमें आपने एज इट इज ये पूरी की लिस्ट एक बनी हुई है, एज इट इज आपने लिखनी है। ओरल सर्विलेंस देंगे, टॉपिकल क्लोराइड थेरेपी हम उनको घर पे पहुंचाएंगे, फिशर सीलेंट्स देंगे, डाइट एडवाइस देंगे, टूथ ब्रशिंग इंस्ट्रक्शंस उनको देंगे, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एंटी फंगल्स अगर जरूरत है तो प्रिस्क्राइब करनी है, वरना जरूरत। मैंने भी अपना ये आंसर जो लिखा था वो भी इसी किस्म के ऐसे ही पॉइंट्स में लिखा था आंसर। देन था व्हाट इज द कॉज ऑफ सी शेप कैनाल कॉन्फ़िगरेशन इन द मोलर्स। जो मैंने आंसर लिखा था वो जो आपके टूथ मॉर्फोलॉजी और पल्प एक्सेस कैविटी से है, आंसर भी वहीं से, क्योंकि मैंने अपने नोट्स बनाए थे तो मुझे ये सारी चीजें उसमें याद थी। तो मैंने आंसर लिखा था कि कॉज ऑफ सी शेप कैनाल कॉन्फ़िगरेशन, ये मैंने एग्जैक्ट यही पॉइंट स्टेटमेंट एक सिंगल सेंटेंस किया था। The cause of C-shaped canal configuration in molar is due to failure of Herdwick epithelial root sheath to fuse on either the buccal or the lingual surface of the tooth। ये C-shaped थी, उसमें मैंने लिखा था कि cause क्या है जो अपने नोट से बनाया था। देन इसी में ही सेकंड पार्ट था क्वेश्चन व्हाट आर द डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ C-shaped canal सिस्टम। ये भी मैंने, ये आपके बुक में तो पिक्चर दी गई है लेकिन इसकी जो डिस्क्रिप्शन मैंने अपने आर्टिकल से इंटरनेट से लेके फिर अपने नोट्स में बनाई थी, जो मैंने पॉइंट्स इसकी लिखी थी वो वही पॉइंट्स मैं आपको इसमें शेयर कर रहा हूँ। लेकिन ये पॉइंट्स भी आपकी टूथ मॉर्फोलॉजी पल्प एक्सेस कैविटी में इतनी ज्यादा डिफाइंड नहीं है, लेकिन थोड़ी बेसिक नो हाउ उसमें दी गई है कि टाइप 1 मर्जिंग पेनिनसुला लाइक फ्लोर विद कंटीन्यूअस सी शेप ओरिफिस, मैंने यही पॉइंट नीचे लिखी थी। टाइप 2 सिमेट्रिक, a buccal strip like dentin connection exists between the peninsula like floor and buccal wall of pulp chamber that separates the C-shaped groove into mesial and distal orifice। Type 3 आपकी asymmetric हो गई, only one mesial strip like dentin connection between peninsula like floor and mesial wall which separate the C-shaped groove into small mesiolical orifice and large mesiobuccal to distal orifice। टाइप 4 नॉन सी शेप फ्लोर। ये 4 पॉइंट्स एज इट इज मैंने इस क्वेश्चन के आंसर में मैंने लिखी थी हेडिंग देके, और ये 4 पॉइंट्स एक सिंगल पेज पे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया था। पहले पेज पे मैंने इसका जो कास्ट था वो उसमें लिखी थी पहले पेज पे, सेकंड पेज पे पार्ट बी लिख के फिर मैंने इसको ये इस किस्म के अटेम्प्ट कर दिया था इस क्वेश्चन को। ये सारी पॉइंट्स इसे लिखी उसी में ही, और आपका सी पार्ट था वो भी आपके इसी चैप्टर में क्वेश्चन है, उसका आंसर लिखा हुआ है कि व्हाट एडिशनल इन्वेस्टिगेशंस आर वारंटेड। ये भी मैंने अपने नोट्स में वो पूरा आपने जब पढ़ रहा था तो नोट्स बना के रख दिए थे। सीबीसीटी करेंगे,
DG16 एक्सप्लोरर यूज करेंगे, कलर चेंज बाय डाइज यूज करेंगे, शैंपेन बबल टेस्ट करेंगे, डेंटल ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप यूज करेंगे एंड ओरास्कोप यूज करेंगे कि ये सारी इन्वेस्टिगेशन हम करेंगे अगर हमें एडिशनल कोई कैनाल उसको ढूंढनी है या सी शेप को एवेल्युएट करना है। तो ये भी आपका टूथ मॉर्फोलॉजी और पल्प एक्सिस कैविटी के चैप्टर में, और इससे ही मैंने इसी क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट किया था। देन आपका क्वेश्चन था कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट शुड बी कंसीडर्ड फॉर अचीविंग ऑप्टिमल रेजिस्टेंट एंड रिटेंशन फॉर्म इन सीमेंटेड ग्राउंड। ये आपके समिट के कास्ट गोल्ड रिस्टोरेशन है। काफी पीजीज इस चैप्टर को अवॉइड कर देते हैं कि गोल्ड अभी आ नहीं रहा, आपके पेपर्स में नहीं आया, तो ये, लेकिन ये बात समझनी, अगर आपने ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री को अगर आपने समझना है प्रॉपर तरीके से, कैविटी प्रिपरेशन या कैविटी डिजाइन को अगर आपने सीखना है, तो यू शुड हैव अ नॉलेज ऑफ कास्ट गोल्ड रिस्टोरेशंस। तो वहां पे वो कौन से फैक्टर्स हैं, ये पूरे एग्जैक्ट एज अ टेप इसमें पॉइंट्स तो नहीं बनी हुई, लेकिन वो पूरे चैप्टर को अगर आप प्रॉपर पढ़ेंगे तो आपके नोट्स बन जाएंगे, अगर बना रहे नोट्स बना रहे हैं तो, या फिर उसमें पॉइंट्स कहीं कहीं डिफरेंट एरियाज में लिखी हैं जो मैंने अपने एग्जाम में लिखी थी कि कौन से फैक्टर्स हम कंसीडर करेंगे अगर हमें रिटेंशन और रेजिस्टेंस फॉर्म हमने प्रूव करना होता है कास्ट किसी भी सीमेंटेड ग्राउंड का, क्योंकि जीआईसी के साथ हम सीमेंट करते हैं कास्ट गोल्ड रिस्टोरेशन के टेपर ऑफ द प्रिपरेशन। एक तो फैक्टर, ये मैंने जस्ट फैक्टर्स लिखे थे, वो जस्ट फैक्टर्स हमसे पूछ रहा है। तो टोटल अक्लूजल कन्वर्जेंस, पैरेललिज्म, height and shape of axial walls, retention grooves and slots, सिंगुलम रेस्ट सीट, वो सिंगुलम आपका इंटीरियर में आएगा, आपकी मार्जिनल फिटिंग, सीमेंट सिलेक्शन एंड एनाटॉमिकल टूथ प्रिपरेशन। ये सारे फैक्टर्स एग्जैक्ट मैंने ये नंबर्स देके 1 2 3 4 5 समथिंग ये सीरीज बना के ये जस्ट फैक्टर्स उसमें मेंशन कर दिए थे और कुछ नहीं थे। ये फैक्टर्स आपके इस चैप्टर में बने हुए, कोई एग्जैक्ट ऐसे पॉइंट्स नहीं बनी, लेकिन ओवरऑल आप जब चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा इसका। और इंटर अक्लूजल क्लियरेंस, उसके बाद क्राउन डिजाइन एंड ज्योमेट्री, ये सारे फैक्टर्स आपके अफेक्ट करते हैं आपकी रिटेंशन और रेजिस्टेंस ऑफ एनी सीमेंटेड ग्राउंड। देन पॉइंट थी कि एनलिस्ट द कलर मैचिंग टूल्स इन कंटेम्पररी डेंटल प्रैक्टिस। यहाँ पे भी सिर्फ वो अपने नेम्स पूछ रहा है कि बताएं नेम्स कौन से हैं जिसमें हम कलर मैचिंग करते हैं डेंटिस्ट्री। आपकी टेबल बनी हुई है कलर एंड शेड मैचिंग के लास्ट, सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट के पेज पे नेम्स बताने, क्लियर मैच, क्रिस्टल आई, इजी शेड कॉम्पैक्ट एंड स्पेक्ट्रो शेड माइक्रो। ये बात समझ लें, मैंने सिर्फ 2 पॉइंट लिखी थी, 2 के मुझे नेम्स उस वक्त याद नहीं आ रहे थे, एक क्लियर मैच और इजी शेड कॉम्पैक्ट का सिर्फ मैंने 2, जस्ट ये 2 नेम्स लिख दिए थे, बाकी 2 नहीं आ रहे थे तो मैंने इग्नोर कर दिया कि बस जस्ट 2 पॉइंट्स हैं, बाकी 2 भूल गया था एग्जैक्टली। ठीक है, उसके बाद जो पार्ट बी था इसका कि आर देयर एनी एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग कलर मैचिंग इंस्ट्रूमेंट ओवर मैनुअल सिलेक्शन ऑफ द, वो भी आपका इज अ पैराग्राफ फॉर्म में उसी के टॉपिक में आगे इसका डिस्क्राइब किया गया। अगर आप नोट्स प्रॉपर बुक को उसको प्रॉपर तरीके से अगर पढ़ेंगे स्लोली तो आपको समझ आ जाएगा। तो मैंने उसका आंसर जो लिखा था, जो मैंने अपने नोट्स में बनाए थे आंसर उसके, वो कुछ इस तरीके से थे। एक तो ऑब्जेक्टिव मेजर एडवांटेजेस इसमें जो मैं इसमें बताऊंगा कि कलर मैचिंग इंस्ट्रूमेंट्स के एडवांटेजेस क्या हैं जो हम मैनुअल सिलेक्शन करते हैं सेट की उसके ऊपर, कि ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट विद कलर मैचिंग इंस्ट्रूमेंट, हम ऑब्जेक्टिवली मेजर कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कलर कौन सा है। वैसे तो वो सब्जेक्टिव बायस में आएगा, कोई कलर ब्लाइंड है, किसी को कलर का शेड का पता नहीं चल रहा, तो वो चीजें आपकी खत्म हो जाएंगी अगर आप कलर मैचिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। दूसरा था एक्यूरेसी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड शेड सिलेक्शन। ये नहीं होगा कि अगर आपने आज चेक किया कल चेक करेंगे तो शेड में भी चेंज हो जाए, ये चीज उसमें आपको नहीं। थर्ड, डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग फॉर पेशेंट शेड, इसलिए आप कंप्यूटर रिकॉर्ड में शेड एग्जैक्ट जो मेजरमेंट है कहाँ पे किस एरिया पे कौन सा शेड है वो आप एग्जैक्ट अपने रिकॉर्ड में एंटर कर सकते हैं। शेड एनालिसिस इन डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस, आप वो भी शेड कर सकते हैं, एग्जामिन कर सकते हैं इसमें। रियल टाइम शेड मैचिंग कैपेबिलिटीज, थोड़ा बहुत भी अगर शेड चेंज होगा आपको एग्जैक्ट उसी वक्त आइडिया आ जाएगा उस मशीन के थ्रू कि इसमें अभी ये शेड है, सेलिवा पड़ा है या कुछ और पेशेंट की लिपस्टिक लग गई है, तो वो भी आपको शेड उसमें बता देगा कि ये शेड चेंज हो गया है। आपने पीछे जो प्री ऑपरेटिव शेड लिया था उसके बाद अभी पेशेंट आया तो वो शेड चेंज आपको नजर आ रहा है, वो आपके मेजर इसमें हो जाएगा।
एलिमिनेशन ऑफ मेटामेरिज्म इशू, मेटामेरिज्म का जो इशू होता है, जो मैनुअल आपके शेड मैचिंग में होता है, वो इसमें आपको नहीं मिलेगा। इनहेंस कम्युनिकेशन एंड डिजिटल डेंटिस्ट्री, आजकल तो डिजिटल डेंटिस्ट्री पे जा रहे हैं हम, इंप्रेशन वगैरह सारे स्कैन करके लैब वालों को जस्ट ईमेल कर रहे हैं, तो शेड कम्युनिकेशन भी इजीली हो जाएगा। अगर वो आपकी सेम मशीनरी आपकी लैब वाले भी यूज कर रहे हैं तो उनको आइडिया आ जाएगा कि कौन सा कलर है, कौन सी जगह पे कौन सा शेड है। इम्प्रूव पेशेंट सेटिस्फिकेशन थ्रू एक्यूरेट शेड मैचिंग, क्योंकि शेड मैचिंग जितनी एक्यूरेट मोस्ट प्रोबेबली हो रही है, पेशेंट भी आपके सेटिस्फाई है कि ये इशू नहीं होगा कि शेड यहाँ पे पहले ये था अभी चेंज हो गया है। एफिशिएंसी इन शेड सिलेक्शन प्रोसेस, जल्दी आपकी शेड सिलेक्शन हो जाएगी। इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड क्लिनिकल एक्सपर्टाइज इन रिस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री, आपकी वो इंटीग्रेट हो रही है। तो ये सारे एडवांटेजेस मैंने अपने हिसाब से लिखे थे, लेकिन ये जो मैंने पॉइंट्स लिखी थी अपने नोट्स में बना के, वही आपकी इस कलर एंड शेड मैचिंग के समेट के चैप्टर में ऑलरेडी मेंशन। Then what is the clinical crown lengthening procedure? Write its contraindication and challenges associated with the procedure. अब ये क्वेश्चन आपका पेरियोडोंटोलॉजी अप्लाइड टू ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री आर्ट एंड साइंस में प्रॉपर तरीके से डिफाइन किया गया है, लेकिन ये जो मैंने लिखा था आंसर इसका अपने वर्ड्स में लिखा था, क्योंकि रिसेंटली एग्जाम से एक हफ्ता पहले मैंने एक केस किया था क्राउन लेंथनिंग का, तो उसमें मुझे एक आर्टिकल पढ़ना पड़ा था कि कैसे क्राउन लेंथनिंग की जाए केस बेस्ड, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत आइडिया था कि इसमें कौन सी पॉइंट लिखे। तो जो मैंने पॉइंट्स अपनी लिखी थी वो हम मैं इसमें आंसर लिखा है कि अब यहाँ पे आपको आ रहे हैं कि 3 क्वेश्चन आ रहे हैं एक ही क्वेश्चन में। एक तो क्लिनिकल क्राउन लेंथनिंग प्रोसीजर क्या है, उसके कंट्राइंडिकेशन लिखें, उसकी चैलेंजेस लिखें कि चैलेंजेस उसमें आपको क्या हो रही है। अब क्लिनिकल क्राउन लेंथनिंग की आपने डेफिनेशन पहले लिखी है कि क्लिनिकल क्राउन लेंथनिंग is a dental surgical procedure aimed at exposing more tooth structure by removing gingival tissue and if necessary bone. The primary purpose is to create a more aesthetically pleasing and functionally stable tooth structure, often in preparation for restorative or cosmetic dental work. ये मैंने डेफिनेशन इसकी लिखी। देन थे कंट्राइंडिकेशंस आप क्लिनिकल क्राउन लेंथनिंग, यहाँ पे इंडिकेशंस नहीं पूछ रहा था, अगर आप इंडिकेशन लिखेंगे तो आपकी मार्क्स कट जाएंगी, ये आप समझ लेंगे। जितना क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सिर्फ उसी का जवाब लिखना होता है। कंट्राइंडिकेशन से आपके शॉर्ट ट्रंक है, रिड्यूस्ड अटैचमेंट लेवल है, एस्थेटिक इशू आएंगे, और रिड्यूस पेरियोडोंटल सपोर्ट आपकी हो जाती है, एंडोडोंटिकली ट्रीटेड विद पेरियोपेकल इन्फेक्शन उसमें नहीं करेंगे। एक्सटेंसिव नीड, अगर आपकी ऑस्टियस रूट ज्यादा करा तो क्राउन रेशियो रूट रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा, और ऑलरेडी पहले से आपका अगर क्राउन रूट रेशियो डिस्टर्ब है तो फिर उसमें भी आपने क्राउन लेंथनिंग नहीं करनी होती। देन एक चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द प्रोसीजर, कौन सी चैलेंजेस आएंगी, ये क्लियर कट आपका आर्ट एंड साइंस में लिखा हुआ है कि चैलेंजेस कौन सी होती है इसके साथ। एक तो इंक्रीज रिस्क ऑफ जिंजिवाइटिस और पेरियोडोंटाइटिस होता है, पेन होता है इस पेशेंट में, जाहिर है सर्जरी हो रही है, थोड़ा बहुत तो पेन होगा, तो वो भी आपका चैलेंजेस आएगा, उसको मैनेज करना काफी थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और लोकल सॉफ्ट एंड हार्ड टिश्यू डिफेक्ट्स होते हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड एस्थेटिक्स होती हैं, रिस्टोरेशन रिटेंशन प्रॉब्लम्स कभी कभी आ जाती है अगर आपने प्रॉपर तरीके से नहीं किया। तो ये मैंने क्वेश्चन इस तरीके से अटेम्प्ट किया था, लेकिन ये सारी चीजें आपकी आर्ट एंड साइंस के पेरियोडोंटोलॉजी वाले चैप्टर में ऑलरेडी मेंशन है। Then that a 3-year-old child visited your clinic with intrusive luxation injury on the central incisor. इस क्वेश्चन की खास बात ये है कि ये इस वजह से मैंने एग्जैक्टली मैं तो इस क्वेश्चन के पास समझ गया, अगर इस क्वेश्चन को किसी मेरे एग्जामिनर ने गलत किया ना तो वो तो फिर उसके ऊपर फिर केस कर दूंगा, क्योंकि जिस दिन मेरा एग्जाम था वैसे मुझे पढ़ने की आदत नहीं होती एग्जाम वाली रात या एग्जाम की सुबह, लेकिन उस वक्त पता नहीं सुबह सुबह बस मुझे ख्याल आया था कि इंट्रूजन वाला मैनेजमेंट मुझे अभी भी याद नहीं हो रहा कि इंट्रूजन के केसेस को कैसे मैनेज करें। तो मैंने इंट्रूजन का जो चैप्टर मैंने पढ़ा था ना वो बुक से नहीं पढ़ा था, इंट्रूजन का जो मैनेजमेंट जो भी ट्रॉमा के डेंटल ट्रॉमा के ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो मैंने सारे इस आर्टिकल से पढ़े थे, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ डेंटल ट्रॉमाटोलॉजी IADT गाइडलाइंस से। तो जो भी इंजरीज हैं वो सारी मैंने ना पीओपी पढ़ा था ना जो वेलबरी उसमें से भी नहीं पढ़ा था, ट्रॉमा का मैनेजमेंट वो जो भी ट्रॉमा था वो मैंने इस आर्टिकल से पढ़ा था ट्रॉमा के हवाले से। तो सुबह नींद से उठ के मैंने ब्रश भी नहीं किया, पहली बात तो मैं आर्टिकल खोल के इंट्रूजन वाला सिर्फ मैंने
उसमें जो मैनेजमेंट था उसका पढ़ा था मैंने। और जैसे ही गया एग्जाम में पहला पहला क्वेश्चन ये आ गया मेरे सामने, मैंने कहा चलो शुक्र है सुबह सुबह मैंने पढ़ लिया। अब यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन लिखा, जो आंसर लिखा था, वो इस किस्म जो आंसर पॉइंट्स एग्जैक्ट लिखी थी सिनेरियो में, वो ही मैंने इसमें मेंशन की। और ये बात समझने कि जैसे ये हेडिंग्स दी गई हैं, हेडिंग के ब्रैकेट में मैंने लिख दी थी IADT गाइडलाइंस। गाइडलाइंस मैंने उसमें लिख दिया कि मैंने ये जो आंसर लिख रहा हूँ, मैं इस आर्टिकल के रेफरेंस से लेके आंसर लिख रहा हूँ। तो वहां पे मैंने हेडिंग लिखी थी कि हाउ विल यू मैनेज द केस, मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो मैंने वहां पे जस्ट लिख दिया कि मैनेजमेंट ऑफ केस, नीचे द टूथ शुड बी अलाउड टू स्पॉन्टेनियसली reposition itself irrespective of direction of displacement, parent or patient education, exercise care with eating not to further traumatize the injured tooth while encouraging a return to the normal function as soon as possible, encourage the gingival healing and prevent plaque accumulation. Parents should clean the affected area with soft brush or cotton swab combined with alcohol-free 0.1 to 0.2% chlorhexidine gluconate mouth rinse applied topically twice a day for 1 week. 3 साल का बच्चा है, ऑब्वियस बात है प्राइमरी डेंटिशियन का केस है। तो जो प्राइमरी डेंटिशियन का इंट्रूजन का केस है, वही मैंने मैनेजमेंट ऑप्शन लिखा है। वो सिर्फ जस्ट क्लिनिकल मैनेजमेंट पूछ रहा है, कोई और आपसे कहानी नहीं पूछ रहा कि आप क्या करोगे, ये चीज होगी, ये चीज कुछ भी नहीं, बस मैनेज क्या करना है उसको। हमने कह रहे हैं कि हम पेशेंट को कुछ भी नहीं करना, पेशेंट और पेरेंट्स को समझाना है कि कैसे उस जगह को साफ करें, आगे वाले दांत के ऊपर ना खाएं, इतना जोर ना। देन था कि व्हाट आर द पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस कैन डेवलप बिकॉज ऑफ सच ट्रॉमा। तो कॉम्प्लिकेशन आपके इसमें होंगे कि अगर आपके आउटकम फेवरेबल नहीं हुए, कि जो अनफेवरेबल आउटकम्स हैं वो इसमें आपने लिखने होते हैं कि कॉम्प्लिकेशन क्या होगी अगर प्राइमरी टच की इंट्रूजन लैक्सेशन इंजरी हो गई है, अगर अनफेवरेबल आउटकम्स जो आएंगे तो वो मैंने लिखे। उसमें भी ये लिखे जो IIDT गाइडलाइंस में थे, वो बिकम सिम्टोमेटिक, टच सिम्टोमेटिक हो जाएगा, पल्प नेक्रोसिस हो जाएगी, नो फर्दर रूट डेवलपमेंट होगी, एंकाइलोसिस हो सकती है, और डैमेज टू परमानेंट सक्सेसर, आपके परमानेंट टूथ में डैमेज आ सकता है। तो ये उसके कॉम्प्लिकेशन, या आप कह सकते हैं कि अनफेवरेबल आउटकम्स जो आपके इस गाइडलाइन, इस आर्टिकल में आपके ऑलरेडी मेंशन्ड है। देन क्वेश्चन था व्हाट इज पेशेंट सेंटर्ड कैरीज मैनेजमेंट अप्रोच। ये आपका चैप्टर कैरीज मैनेजमेंट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज के समिट में ऑलरेडी मेंशन्ड है। आंसर मैंने कैसे इसका आंसर लिखा था, वो चीज ये है, द पेशेंट सेंटर्ड कैरीज मैनेजमेंट approach strategy involves a comprehensive assessment and includes evaluation of caries risk and protective factors, detection and diagnosis of caries, and determination of activity of existing caries in order to establish the individual's special caries. तो ये इस क्वेश्चन का जो आंसर मैंने लिखा था कुछ इस तरीके से लिखा था। दूसरी पॉइंट्स इसमें ऐड कर दी थी कि the information collected from comprehensive assessment is synthesized into a personalized treatment plan composed of preventive, non-invasive treatment options, operative and minimally invasive treatment options, and maintenance care involving recall appointments for reassessment and monitoring. कि पेशेंट सेंटर्ड कैरीज मैनेजमेंट में ये होता है कि हम सिर्फ उसके रिस्क फैक्टर्स, प्रोटेक्टिव फैक्टर्स पहले तो वो असेस करेंगे कि इस पेशेंट में रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं जो कैरीज करा रहे हैं, और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स कौन से हैं जो कैरीज को रोक रहे हैं, तो उनका बैलेंस पहले चेक करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि आइकिडास स्कोरिंग के हवाले से कहाँ पे कैरीज है, किस सिवियरिटी में कैरीज है, उसकी एक्टिविटी डिसाइड करेंगे। फिर उसकी कैरीज रिस्क बनाएंगे कि ये हाई कैरीज है, लो कैरीज है, मॉडरेट कैरीज है, जो भी है। उसके बाद उस पेशेंट के हिसाब से पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे कि इस किसी पेशेंट को जो प्रोटेक्ट पैथोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो, तो वो आपके अगर कौन से, तो हर पेशेंट के पैथोलॉजिकल फैक्टर्स डिफरेंट होते हैं, तो फिर हर किसी की जो पैथोलॉजिकल फैक्टर्स को अगर आपने डिक्रीज करना होता है तो उस हिसाब से उनका प्लान बनाएंगे। तो वो जो पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान बनेगा वो सारी इस चीज में आ रही है कि पेशेंट सेंटर्ड, जो हर पेशेंट का अलग किस्म से प्रिवेंटिव ऑप्शंस बनेंगे, ट्रीटमेंट ऑप्शंस बनेंगे, प्रिवेंटिव, नॉन इन्वेजिव, इन्वेजिव, जो भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं हर पेशेंट के अपने हिसाब से बनेंगे,
वो टेलर ट्रीटमेंट बनेगा। तो वो सारा आ रहा है पेशेंट सेंटर्ड कैरीज मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैंने जो लिखा था कि वो पीसीसीएम अप्रोच, नीचे ये दो हेडिंग सेंटेंसेस और पैराग्राफ थे। इसी में पार्ट बी था, व्हाट आर स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर्स फॉर एवेल्युएशन ऑफ कैरीज। ये एग्जैक्ट आपकी चैप्टर नंबर 5 में टेबल दी गई। स्पेसिफिक कैरीज रिस्क फैक्टर दैट में गाइड ओवरऑल कैरीज रिस्क स्टेटस। एग्जैक्ट यही टेबल एज इट इज, कहते हैं ना, जैसे मैंने कॉपी पेस्ट कर दी थी अपने एग्जाम में, जैसे लिखी गई है फैक्टर हाई कैरीज लो रिस्क, फिर ब्लॉक टाइप ऑफ डाइट, ये सारी फैक्टर्स ऐसे यहाँ पे लिखे, हाई रिस्क में कौन से होंगे, लो रिस्क में कौन से होंगे, एज इट इज ये टेबल मैंने अपने उस एग्जाम में लिखी। इसके साथ ये मेरा फरवरी वाला 2023 वाला एग्जाम अटेम्प्ट हो गया था। 1.5 पौने 2 घंटे में मैंने अपना अटेम्प्ट ये थ्योरी उसमें लिख दिया था। फिर मैंने कहा जो होगा देखते हैं क्या करते हैं। अगर इसमें से अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई पॉइंट है, तो फिर पूछ लें, ताकि फिर हम अगस्त वाले सेशन में उस पर चलें। 5 मिनट्स हम इसमें करते हैं, आप इसमें सोच लें, अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ पॉइंट बतानी है या कुछ ऐड करना है, फिर उसमें हम डिस्कस कर ले। आप कमेंट सेक्शन में कर सकती हैं। अगर कोई हो तो टाइप कर दीजिएगा। चले फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट पेपर में। जो नेक्स्ट पेपर है हमारा अगस्त 2023 का। इसमें क्वेश्चन आया था पहला 2023 के अटेम्प्ट में, गिव ब्रीफ अकाउंट ऑफ किम्स क्लासिफिकेशन ऑफ रूट कैनाल इस्थमास। इस पे बीसीक्यूज भी आते हैं। हमारे टाइम पे 2023 के फरवरी अटेम्प्ट में भी इस पे बीसीक्यू आया था। पहला क्वेश्चन इसी किम क्लासिफिकेशन के ऊपर, जो मेरा बीसीक्यू पेपर था उसमें। कि किम क्लासिफिकेशन ये आपके चैप्टर टूथ मॉर्फोलॉजी एंड पल्पल एक्सेस कैविटी के पीओपी के चैप्टर। एग्जैक्ट आपकी ऐसी फिगर दी गई है, फिगर के नीचे डिस्क्रिप्शन है, वही आपका बीसीक्यू। कि टाइप 1 इनकम्प्लीट isthmus, इट इज अ faint communication between two canals। मैंने ये चीज। टाइप 2 two canals with definitive connection between them, complete isthmus। टाइप 3 very short complete isthmus between two canals। and type 4 complete or incomplete isthmus between 3 or more canals। type 5 is marked by 2 or 3 canal opening without visible connection। तो टोटल ये 5 टाइप्स हैं किम के। किम क्लासिफिकेशन जो आपके रूट कैनाल इस्थमासिस की क्लासिफिकेशन है, टूथ मॉर्फोलॉजी और पल्पल एक्सेस के। देन क्वेश्चन था जो 2021 या उसमें 2022 में आपका रिपीट हुआ था कि रेडिएशंस आर मेजर कॉजेस ऑफ स्टोकेस्टिक एंड डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी, व्हाट आर द लेटेस्ट रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल काउंसिल ऑन रेडिएशन प्रोटेक्शन। एग्जैक्ट जो टेबल आपकी पिछले 2022 में थी, सेम सेम आपने टेबल एज इट इज ये चीज लिखी है। रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल काउंसिल ऑन रेडिएशन प्रोटेक्शन, ये आपका इसी पॉइंट्स, तो एज इट इज यही आपने कॉपी पेस्ट करनी है। पूरा रट्टा, जो भी टेबल्स हैं आपको रट्टा लगानी पड़ेगी एग्जाम के लिए, ये आप समझ लें। जो बुलेट पॉइंट्स हैं, नंबर के पॉइंट्स में, वो भी सारी चीजें आपने फुल रट्टा लगा के करनी है। Then third इसमें क्वेश्चन था, the presence and size of periapical lesion can have a negative effect on the periapical healing, what is the reason, explanation, reasonable explanation of this association, evaluation of outcomes वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन है। इसका आंसर मैंने लिखा है, जो ये सारी चीजें मैंने अपने नोट्स में बनाई है। मैंने इस किस्म के जो अपने नोट्स में आंसर है यही एग्जैक्ट मैंने लिखा था कि एक्सप्लेनेशन क्या है कि पेरियापाइकल हीलिंग नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, साइज लियन की ज्यादा होती है। एक तो फैक्टर है द डाइवर्सिटी ऑफ बैक्टीरिया इज ग्रेटर इन टीथ विद लार्जर पेरियापाइकल लियन। जितनी आपका लियन की साइज ज्यादा होगी,
डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट फाइलम डिफरेंट जीनस ऑफ बैक्टीरिया के स्पीशीज आ जाएंगे। Second, a longer standing root canal infection may penetrate deeper into dentinal tubules and accessory anatomy in the complex canal system where mechanical and chemical decontamination is not effective. Third point, a larger lesion may show cystic transformation. Larger lesion में most cystic conversion हो जाती है, तो वो भी आपके इस वजह से आपकी healing में affect करता है. Less favorable response by host to the residual bacteria. Residual bacteria अपने सराउंडिंग में या तो प्लाग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं या दूसरे कैप्सूल्स बना लेते हैं, जिसकी वजह से वहां पे आपका इम्यून सेल्स वहीं पे अटैक नहीं कर पाते और उन बैक्टीरिया को एरेडिकेट नहीं कर पाते। तो ये आपके चैप्टर आपके इवैल्यूएशन ऑफ आउटकम्स पाथवे ऑफ पल्प से इसमें आपका आंसर दिया गया। Then आपका क्वेश्चन था for management of caries and enamel defects, the treatment can be based upon three philosophies: preventive, biological, surgical. What are indications of preventive and biological approach? Welbury के chapter operative treatment of dental caries in the primary dentition में clear cut bullet points में इस क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है। Indications of preventive approach, indications of biological approach, सिर्फ दो चीजें होंगी। Indications of preventive approach: no pain or sepsis. Opening of carious lesion to ensure the carious lesion is accessible to a toothbrush and therefore self-cleaning. For proximal caries, this includes disking contact points, and for occlusal caries, widening the axis. आप अगर caries lesion को just open करके ignore कर दें ताकि वो brushing उस जगह को plaque को retention ना करने दे। अगर proximal caries है IPR कर दें, इंटरप्रॉक्सिमल स्ट्रिपिंग या डिस्किंग कर दें ताकि आपकी ब्रशिंग वगैरह जस्ट पहुंच पाए। अगर अक्लूजल केरीज है तो केविटी को थोड़ा वाइड कर दें, डाइवर्जेंट कर दें ताकि आपका ब्रश उस केविटी में चला जाए, रिस्टोरेशन करने की जरूरत नहीं। तो ये बायोलॉजिकल या प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट ऑप्शन है। Rigorous oral hygiene instruction to parents and repeated plaque sport to monitor parent compliance। oral hygiene instruction ज्यादा से ज्यादा No medical history or disability that will be significantly exacerbated if pain, pulp necrosis or infection। अगर कभी भी खुदा न खास्ता आपकी पेन हो गया, पल्प नेक्रोस हो गई या इन्फेक्शन डेवलप हो गया तो पेशेंट की हेल्थ को रिस्क ना हो, तभी आप सिर्फ प्रिवेंटिव अप्रोच में जा सकते हैं। Then a parental consent for this treatment option, having discussed the different ways option। लेकिन ये है कि कंसेंट आपने लेनी होती है, मरीज से पेशेंट से कंसेंट लेनी होती है। कल को अगर कुछ भी नुकसान हुआ क्योंकि पैसे पेशेंट ने देने होते हैं, ये चीजें आप इसमें ख्याल रखनी होती है कि प्रिवेंटिव अप्रोच अगर आप दें पेशेंट से पूरी जो चीज उसको एक्सेप्ट करवाएं, अगर वो चीज कर सकता है और आपको वो अथॉरिटी दे सकता है कि चलो कुछ हो गया तो फिर नुकसान दोनों का ना आए। फ्रीक्वेंट रिव्यूज एंड रेडियोग्राफ टू मॉनिटर फॉर कैरीज प्रोग्रेशन। लेकिन ये भी समझ लें अगर पेशेंट फॉलो अप आपको दे पा रहा है तो तभी जाके आप प्रिवेंटिव अप्रोच करने, वरना प्रिवेंटिव अप्रोच के अलावा दूसरे जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस है वो आप कर सकते हैं। Then indications of biological approach: no pain, sepsis, same, no signs or symptoms of irreversible pulpitis or apical periodontitis, example pulp is non-vital। सर्जिकल caries removal is not appropriate, example cooperation नहीं है, नंबर ऑफ टीथ ज्यादा है, चाइल्ड काफी एंशियस है, एलए देनी पड़ रही है, तो फिर बायोलॉजिकल अप्रोच कर सकते हैं अगर उसमें सर्जिकल अप्रोच पॉसिबल नहीं है। Bite wing radiographs are possible. It is prudent to take second set of bite wings after a course of treatment to check that crown is fully seated। bite wing radiograph अगर पॉसिबल हो रहा है तो फिर ही आप बायोलॉजिकल अप्रोच की तरफ जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। Clear band of dentin between the caries and pulp visible on the radiograph। रेडियोग्राफ पे आपको क्लियर आपको डेंटिन नजर आए caries की जो एक्सटेंशन है और पल्प के बीच में, मतलब आपका D2 तक कम से कम आपका लियन हो तब जाके आप बायोलॉजिकल अप्रोच की तरफ जा सकें। लेकिन अगर आपका D3 पे लियन है उसमें आपने बायोलॉजिकल अप्रोच की तरफ नहीं जाना होता। High quality record of what the cavity looked like prior to the crown or plastic restoration being placed, such as size of cavity, extent of marginal ridge breakdown, enamel breakdown, ये चीजें आप देखेंगे।
Then, hey, unlike that, some of the dental care, such as extraction, will require treatment under general anesthetic. No medical history or disability that will be significantly exacerbated if pain, pulp necrosis, or infection develop. Occlusal derangement, where increasing the occlusal vertical dimension may exacerbate current occlusion, anterior open bite, posterior contact, cross bite. अगर occlusal disturbance हो रही है, अगर आप restoration कर रहे हैं तो फिर biological approach की तरफ जा सकते हैं. Parental consent for this treatment option, having discussed the different options for the treatment, लेकिन यहाँ भी आपकी parental consent होना जरूरी है. And frequent reviews and radiograph to monitor for caries progression. अगर आपको patient follow up दे रहा है तो फिर आप इस तरफ जाएं. Then question है आपका, calcium hydroxide is the most popular intracanal medicament. What are the limitations of calcium hydroxide that need to be considered where it is prescribed as an intracanal medicament? इसका आंसर आपका cleaning and shaping of root canal system में POP में already mentioned है. Difficult handling and placement है calcium hydroxide की. Incomplete removal from the canal, आप canal से नहीं properly निकाल सकते. And residual calcium hydroxide affecting the setting of the sealer. अगर आपका retain हो गया canal में तो आपके फिर जो sealers की setting है या उनकी properties पे affect करेगा. Interference with the seal of root filling resulting compromise in the quality of root canal. आपकी गटा पड़ जाए sealer पे भी आपकी उसकी affect करेगा. Not effective against E. fecalis and Candida albicans. इन दोनों पे effective नहीं करता. Then question था, a 7-year-old child presented to your clinic with pain in upper left first primary molar pulpotomy procedure was performed. You kept the patient on follow-up. How will you review the patient on follow-up to term it as a successful? कैसे करेंगे ये? इंटरनेट से मैंने आर्टिकल्स जो बने और बुक से कुछ पॉइंट्स मिला कि ये मैंने नोट्स पे अपने बनाया था आंसर इसका, क्योंकि पेपर तो मेरा तो नहीं था लेकिन मैंने सॉल्व किया था इसका आंसर. मेरे हिसाब से इसका आंसर जो इस किस्म का होना चाहिए कि पल्पोटमी कैसे मानेंगे कि ये सक्सेसफुल हो गई है. तो वो पूछ रहा है कि क्लिनिकल कैसे हम पेशेंट को फॉलो अप पे रखेंगे और कैसे रिव्यू करेंगे. तो रिव्यू करने के दो तरीके, एक तो क्लिनिकल सिम्टम्स हम देखते हैं, दूसरा रेडियोग्राफ पे देखते हैं. तो क्लिनिकल क्राइटेरिया कौन सी होगी जिसमें हम कहेंगे कि पल्पोटमी हमारी सक्सेस गई है? क्लिनिकल क्राइटेरिया हमारी होगी कि एब्सेंस ऑफ सिम्टम्स है, absence of any abscess or draining pus है, no excessive mobility or tenderness है, retention of the tooth until exfoliate naturally. ये चार क्लिनिकल क्राइटेरिया अगर आपकी किसी पेशेंट में है जिसमें आपने पल्पोटमी की है, समझिए आपकी पल्पोटमी सक्सेसफुल गई. उसके बाद रेडियोग्राफ में आप क्या देखेंगे? रेडियोग्राफ में देखेंगे कि कोई बोन लॉस नहीं है, फर्केशन रीजन में इंटरनल रिजॉर्प्शन नहीं है, कोई ये चीज अगर नहीं है तो हम कहेंगे कि ये पेशेंट की जो पल्पोटमी है वो सक्सेसफुल है. ये मेरा नोट्स से आंसर ही इसका बनाया है. देन क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैफोल्ड? रीजनरेटिव एंडोडोंटिक्स के आपके चैप्टर में एग्जैक्ट ये टेबल इसकी बनी हुई है कि नेचुरल स्कैफोल्ड और सिंथेटिक स्कैफोल्ड. नेचुरल स्कैफोल्ड में आपके आ रहे हैं कोलेजन आ रहे हैं, ग्लाइकोजामाइन ग्लाइकेंस आ रहे हैं, हाइलुरोनिक एसिड आ रहा है, डीमिनराइज और नेटिव डेटिंग मैट्रिक्स आ रही है, फिब्रिन आ रहा है. और सिंथेटिक स्कैफोल्ड्स में आपके आ रहे हैं पॉली एल लैक्टिक एसिड, पॉली ग्लाइकोलिक एसिड, पॉली लैक्टिक कोग्लाइकोलिक एसिड, पॉली एप्सिलॉन कैप्रोलेक्टोन, हाइड्रोक्सी एपिटाइट, ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट, बायोसेरामिक्स, हाइड्रोजेल, सेल्फ असेंबली पेप्टाइड हाइड्रोजेल्स. एज इट इज आपने इस किस्म की ये टेबल आपके चैप्टर रीजनरेटिव एंडोडोंटिक्स में ऑलरेडी मेंशन है. इसी में क्वेश्चन के जो बी पार्ट था कि what are the ideal properties of scaffold? Easy delivery, adequate mechanical properties, controllable biodegradation, incorporation of growth factors. ये चार आइडियल प्रॉपर्टीज हैं स्कैफोल्ड की. ये चारों एग्जैक्ट ऐसे ही आपके बुक में मेंशन की गई है. देन क्वेश्चन है कि you have planned a complex amalgam restoration for tooth number 4-6 using dentine pin. What are the factors that affect the retention of dentine pins in amalgam restoration? आर्ट एंड साइंस में amalgam restoration में ये चार मेजर फैक्टर्स दिए गए हैं. एग्जैक्ट इसे लिखे कि कौन से फैक्टर्स? एक तो टाइप ऑफ पिन,
surface characteristic, orientation, number and diameter of pin and extension depth into the dentine and amalgam, ये फैक्टर्स हैं जो आप अफेक्ट करेंगे आपकी डेंटिनल पिन के। लेकिन डेंटिन पिन तो अभी कम ही यूज होती है क्योंकि कंपोजिट का दौर आ गया, अमलगम तो हर जगह से तकरीबन बंद होता जा रहा है, इस वजह से काफी लोग इस पे ध्यान नहीं देते। लेकिन डेंटिन पेन कॉम्प्लेक्स अमलगम में ये जरूरी है। जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं मेरे हिसाब से, अगर आपने ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री में या टूथ प्रिपरेशन कहीं भी अगर आपने समझनी है थोड़ी बहुत दोस्तों के हवाले से, तो अमलगम का चैप्टर और कास्ट गोल्ड का चैप्टर ये इम्पोर्टेंट है जो मोस्टली इग्नोर कर देते हैं इस चैप्टर। देन क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्ट बोथ द इन ऑफिस एंड एट होम ब्लीचिंग। ये आपका पिछली साल भी रिपीट हुआ था 2021-22 में। ये सेम आप ओवरऑल, तो आप इसकी आंसर जो लिख सकते हैं, एक तो ये ओवरऑल कंसीडरेशन ऑफ ब्लीचिंग, दूसरी एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप ये भी ऐड कर सकते हैं, सरफेस क्लीनलीनेस, कंसंट्रेशन ऑफ पेरोक्साइड, टेम्परेचर, पीएच ऑफ ब्लीचिंग एजेंट, टाइमिंग ऑफ ब्लीचिंग एजेंट एंड एडिटिव्स एंड सेफ्टी फैक्टर्स। तो ये पॉइंट्स प्लस आपकी ओवरऑल सेफ्टी कंसीडरेशन ऑफ ब्लीचिंग, ये सारी पॉइंट एक साथ आप लिख दें, पास हो जाएंगे इसमें। Then question था what are the various types of splits used in the traumatic injuries in the permanent dentition। स्प्लिट्स कौन से हैं? तो स्प्लिट बेस्ड ऑन द मटेरियल जो ऑलरेडी आपके वेलबरी के चैप्टर ट्रॉमेटिक इंजरीज ऑफ टीथ में मेंशन है। एक कंपोजिट और एक्रेलिक रेजिन वायर स्प्लिट, ऑर्थोडोंटिक ब्रैकेट एंड वायर स्प्लिट, फॉइल सीमेंट स्प्लिट, लेबोरेटरी स्प्लिट, एक्रेलिक स्प्लिट या थर्मोप्लास्टिक स्प्लिट भी कहते हैं, कि ये आपके टाइप्स ऑफ स्प्लिट हैं जो परमानेंट डेंटिशन में ओवरऑल हम यूज करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन था हाउ विल यू evaluate pulpal and periodontal status of the teeth after PDL injuries। कैसे evaluate करेंगे ये क्वेश्चन मैंने अपने नोट्स में पहले नहीं बनाया था, लेकिन बाद में इसको जब मैं टॉपिक क्वेश्चन को ढूंढ रहा था, लेकिन अचानक से मैं अपनी पार्ट 2 की तैयारी कर रहा हूँ, उसमें ये दोबारा से मैंने एक टॉपिक पढ़ा था, उसमें ये मुझे पॉइंट नजर आए कि ये तो क्वेश्चन यहाँ पे पूरा है कि एक पूरा का पूरा टॉपिक इस चीज पे है कि पेरियोडोंटल और पल्पल स्टेटस कैसे असेस करें। इसका आंसर कुछ आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि सेंसिबिलिटी टेस्टिंग, नेगेटिव रिस्पांस अगर आपका ईपीटी पे आ रहा है तो बस समझिए कि पल्प नेक्रोसिस है। टूथ डिस्कलरेशन, if the tooth becomes progressively gray, suspect pulp necrosis. Tenderness to percussion, it is the most reliable isolated indicator of pulp necrosis, and presence of periapical inflammation suggest pulp necrosis। तो आप इस चीजों से इवेल्युएट कर सकते हैं कि पीटीएल इंजरीज के बाद पल्प या पेरियोडोंटल स्टेटस क्या है, इधर हमें एंडो करनी चाहिए या एंडो नहीं करनी चाहिए इसमें। तो इसमें और दूसरा अरेस्ट ऑफ द रूट डेवलपमेंट ऑन द रेडियोग्राफ इज अ साइन ऑफ पल्प नेक्रोसिस। तो ये सारी चीजें आपकी असेस करेंगी, बताएंगे कि आपकी पल्प नेक्रोसिस हुई है या नहीं हुई है। इसके साथ ये फरवरी और आपका जो सितंबर का अटेम्प्ट है जो आईएमएम 2023 का, वो आपका खत्म हुआ। इंशाल्लाह उम्मीद तो ये है कि 2024 में आप सब जो बैठ रहे हैं इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। और कल हम सेशन करेंगे इसका कि कैसे किस एमसीक्यू को अटेम्प्ट करें, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, अपने 2 फेल्यूर अटेम्प्ट से सीखा है कि कौन सी चीजें करनी चाहिए, कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फेल्यूर के बाद ही पता चलता है कि कौन सी चीज काम कर रही है, कौन सी चीज काम नहीं कर रही। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस प्रेजेंटेशन के हवाले से या कुछ भी आईएमएम के पास पेपर्स के तीनों अटेम्प्ट्स के हवाले से, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। और फिर कल इंशाल्लाह फिर इसी टाइम पे हम सेशन करेंगे जिसमें आप कुछ टिप्स और ट्रिक्स और हम बीसीक्यूज इस पे डिस्कस करेंगे कि क्या और बीसीक्यू कैसे अटेम्प्ट करें, कैसे कहाँ से बीसीक्यूज आ रहे हैं और कौन से बुक्स रिकमेंडेड हैं बीसीक्यूज के हवाले से। वो सेशन हम इंशाल्लाह वो शायद हम जूम पे करें ताकि वो लाइव आपकी जो आप बात कर सकें, उसमें आपसे कुछ सवाल अगर पूछना है तो पूछ सकते हैं। अगर आपको कमेंट्स में डिस्कशन नहीं आ रहा है, ये रिकॉर्ड सेक्शन के लिए हम यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं ताकि ये रिकॉर्ड हो, फिर आपके पास से आप इजीली अपने टाइम पे देख सकें। अगर क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर दें ताकि मैं आपको उसका आंसर दे दूं, फिर उसके बाद हम इस सेशन को एंड करें।
अगर 2 मिनट के बाद क्वेश्चन अगर नहीं आया कोई इसमें, तो फिर हम इस लाइव स्ट्रीमिंग को एंड कर देंगे, और फिर इंशाल्लाह आप उसी लिंक से आप ऑफलाइन देख सकते हैं। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब आप कर सकते हैं चैनल को।